Hello and welcome to Chetan Bharat Learning and also welcome to daily newspaper class. Today we start the newspaper with the international news on front page that is coming from East Asia Summit, the ASEAN and also Indo-ASEAN Summit जो 3 समिट साइड बाय साइड चलती हैं। तो इस वक्त वियतनाम लाओस के अंदर ये मीटिंग चल रही है और जो हमारी फ्रंट पेज न्यूज़ है दैट इज रिलेटेड टू इंडो कैनेडियन रिलेशंस। तो इसी मीटिंग की साइडलाइन पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और ट्रूडो साहब की एक मीटिंग हुई है। हालांकि इस मीटिंग के पर्टिकुलर्स को पब्लिक नहीं किया है ट्रूडो साहब ने। उन्होंने कहा है कि भाई मैं इसकी डिटेल नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन हाँ हमने एक ब्रीफ डिस्कशन किया है, ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है विद दी इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी कि हमें रिलेशन सुधारने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लेने चाहिए। लेकिन इसी के साथ जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम जो हमारे कुछ प्रीसीडिंग स्टैंडर्ड है उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लाइक 2 चीज आइटरेट की है, एक कैनेडियन सिटीजन्स की सिक्योरिटी, दूसरा लॉ ऑफ लैंड को इम्प्लीमेंट करना। तो इस पर कॉम्प्रोमाइज किए बगैर हम बेहतर रिलेशन की उम्मीद करते हैं। इसी के काउंटर पार्ट में इंडिया ने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कि देखिए हम भी ये चाहते हैं कि बेहतर रिलेशंस हों, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, 3 पर्टिकुलर चीजों पे जो आइटरेट किया है दैट इज दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सेकंड इज ड्रग ट्रैफिकिंग और तीसरा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये तीनों कंसर्न कनाडा के लिए भी हाई प्रायोरिटी होने चाहिए और दोनों कंट्रीज को मिलकर इन तीनों तरह की प्रॉब्लम से लड़ना चाहिए। अब इसके बैकड्रॉप में हम जानते हैं कि इंडो कैनेडियन रिलेशंस वो ऑल टाइम लो हैं। जैसे हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट दैट इज अलेजिडली कनाडा गवर्नमेंट ऑफिशियली आइटरेटेड दैट इंडिया इज बिहाइंड दैट किलिंग। साथ ही यूएस में भी ये प्रॉब्लम आई थी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू एक खालिस्तानी सेपरेटिस्ट लीडर हैं, उनकी किलिंग के प्लॉट के अंदर एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति को, इंडियन सिटीजन को अरेस्ट भी किया है यूएस एजेंसीज ने। सो दिस इज ऑल रिलेटेड, जो बहुत टाइम से ऑलरेडी चल रही हैं चीजें। लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर में एक इंपॉर्टेंट चीज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एड्रेस टू ईस्ट एशिया समिट, जहां पर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाई मैं बार बार रिआइट्रेट कर चुका हूं, दिस इज नॉट द एज ऑफ वॉर और सारी कंट्रीज को वॉर को खत्म करके बेटर प्रॉस्पेरिटी के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। खासकर यहां पर बिना चाइना का नाम लिए इन्होंने कहा है कि हमारा फोकस होना चाहिए डेवलपमेंट, ना कि एक्सपेंशनिज्म। और साथ ही यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को आइटरेट करते हुए कहा गया है दैट वी मस्ट इंश्योर द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एयर स्पेस, दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो वी मस्ट प्रिपेयर अ रॉबस्ट एंड इफेक्टिव कोड ऑफ कंडक्ट जो कि सीज में फ्री नेविगेशन को सपोर्ट करता हो। रेस्ट ही आइटरेटेड दैट मॉडर्न डे की जितनी भी प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशंस हमें बैटल फील्ड से नहीं मिलने वाला है, इतिहास हमें यही सिखाता है। तो हमें ज्यादा कॉपरेशन लेके आना चाहिए। साथ ही वी आइटरेटेड अवर स्टैंड एज विश्व बंधु, भाई हम तो हैं ही विश्व बंधु और दुनिया में जहां पर भी दोस्ती के जरिए मसले सुलझ सकते हैं वहां पर इंडिया अपना रोल निभाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दीज आर मोर एंड मोर स्टेटमेंट्स गिवन इन टुडेज न्यूज़पेपर। Then we come to Trump targets India on high tariff, goes to reciprocate. यूएस में इलेक्शन ईयर चल रहा है और इलेक्शन ईयर ऑलमोस्ट अपनी कल्मिनेशन स्टेज की तरफ बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी पुरानी पॉलिसी है अबाउट मेकिंग द अमेरिका ग्रेट अगेन या फिर इंडिया अमेरिका को फिर से रिचेस्ट कंट्री के तौर पर लगातार एस्टैब्लिश करना, प्रोग्रेस करना, उस सब के अंदर जो ट्रेड वॉर का इशू चल रहा है, इससे पहले भी इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट कर चुका है अबाउट द आईएमएफ कंसर्न, द डब्ल्यूटीओ कंसर्न अबाउट चाइना शॉक 2.0, जहां पर चाइना अपने सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को दुनिया भर के मार्केट में उतार रहा है, वहां पर डंप कर रहा है। तो दुनिया भर की कंट्रीज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रही हैं। इससे पहले यूएस की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो चाइना के डंप किए गए अमेरिकन मार्केट में उस पर 200% ड्यूटी इंपोज करने की बात की है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर, स्टील, एल्यूमिनियम पर भी वो एंटी डंपिंग ड्यूटी इन्वोक कर रहे हैं। इसी बीच में ट्रंप अपना रिहॉर्ट्रिक उठाते हैं। एक तरफ तो तारीफ करते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की कि बहुत ही विजनरी लीडर हैं, बहुत अच्छी मेरी उनसे दोस्ती भी है, लेकिन इंडिया को ट्रेड अब्यूजर बताया है और हाईएस्ट टैरिफ इंपोज करने वाला देश बताया है। मतलब 3 कंट्री हमेशा निशाने पर रहती हैं डोनाल्ड ट्रंप के, चाइना, ब्राजील और इंडिया। लेकिन इस सब में कहा गया इंडिया हाईएस्ट टैरिफ इंपोजर है
और हाईएस्ट ट्रेड अब्यूजर है। लेकिन ये सब पॉलिटिकल गिमिक हैं। प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आ जाने के बाद ये रेसिप्रोसिटी कितनी इंटेंसिटी के साथ होगी, खासकर इंडिया के रेस्पेक्ट में या फिर चाइना के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आएगा, दैट इज रेस्ट टू सी। Then we move to the crown gifted by Modi to Bangla temple that is situated in Bangladesh that is reported being stolen, और इंडिया ने इसकी जांच करने के लिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है। तो जस्ट एक टेंपल का नाम याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी ने, एक है जेशोरेश्वरी काली टेंपल इन बांग्लादेश। साल 2021 में जब गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश था, नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था और जेशोरेश्वरी काली टेंपल में एक क्राउन होता है ना, माता का मुकुट, वो गिफ्ट किया था। तो रिसेंटली बीन रिपोर्टेड कि उस मंदिर का जो स्वीपिंग स्टाफ था उन्होंने नोट किया कि वो क्राउन गायब है। तो इंडिया ने ऑफिशियली उसकी प्रॉब, उसकी इन्वेस्टिगेशन का डिमांड किया है बांग्लादेश गवर्नमेंट से। The growth drivers, editorial page से very important article and we have to note it down some data as well. Now this particular article focuses at agriculture growth in India and that focus that जो हमारे यहाँ farm sector की buoyancy है, जो growth है, that is largely due to livestock and fishery subsector। मतलब के जो agriculture के अंदर growth आ रही है, जो farm sector में crop growth है, वो उस पेस से नहीं बढ़ पा रही है जिस पेस से हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर या फिर लाइव स्टॉक, फिशरीज, इन सब सेक्टर्स के अंदर ग्रोथ देखी जा रही है। टू कम टू द डेटा विच वी हैव टू रिमेंबर दैट इफ वी गो बाय द डिकेडल ग्रोथ, सो पिछले 10 सालों में अगर हम एनडीए गवर्नमेंट का देखें तो 2014 से 24 तक देयर इज रिकॉर्डेड एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑफ 3.7%। एंड दिस इज ऑब्वियसली बेटर अगर हम इसको कंपेयर करें 2004 से लेकर 14 तक, विच इज ऑफ यूपीए गवर्नमेंट एरा। तो इसमें 3.5% से ग्रोथ किया था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यूपीए के मुकाबले ज्यादा बेहतर है, लेकिन ये ग्रोथ लगातार कॉन्टिन्यूअस है। जैसे अगर उससे पिछले हम 2 डिकेड देख लें, उससे पहले हम चले जाएं 20 साल पीछे, तो सिर्फ 2.9% ग्रोथ था इंडिया में एग्रीकल्चर का। अब ये तो हुआ ओवरऑल एग्रीकल्चरल ग्रोथ की बात, लेकिन जब इसमें हम सब सेक्टर्स को फोकस करते हैं तो इफ वी कम ईयर ऑन ईयर आउटपुट ग्रोथ अबाउट दी लाइव स्टॉक एंड दूसरा मतलब एक पशुपालन और दूसरा फिशरीज, तो यहां पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लाइव स्टॉक ग्रो किया है 5.8% से एंड फिशरीज रादर 9.1% ग्रोथ किया। एंड देन यू कंपेयर टू द क्रॉप सेक्टर, तो क्रॉप सेक्टर में अगर हम इसी टाइम पीरियड को देखें तो 2.3% से ग्रोथ किया है, जो कि यूपीए कार्यकाल में 3.4% से ग्रो कर रहा था। आई जस्ट वांट टू आइट्रेट द पॉइंट कि अगर क्रॉप सेक्टर की आप बात करें, जो हम गेहूं चावल ये सारी फसलें उगाते हैं, उसमें यूपीए कार्यकाल में ज्यादा ग्रोथ थी, 3.4% की ग्रोथ देखी जा रही थी। लेकिन 2014 से 2024 तक एनडीए के कार्यकाल में सिर्फ 2.3% ग्रोथ देखी गई है। सो द नेट रिजल्टेंट इफेक्ट इज दिस दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ट्रेडिशनल फार्म सेक्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन है, उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर के ओवरऑल सेक्टर में ग्रोथ है बिकॉज ऑफ लाइफ स्टॉक एंड योर फिशरीज सेक्टर। देन वी कम टू अनदर थिंग। देखिए, देयर इज अनदर आयरनी कि जब आप देखते हैं फार्म सेक्टर, ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो वहां पर एमएसपी सपोर्ट भी है किसानों के पास, जैसे गेहूं चावल के लिए एमएसपी है, लेकिन इस एमएसपी सपोर्ट के बावजूद उस सेक्टर में ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। और जब आप आते हैं फिशरीज या लाइव स्टॉक में, तो यू कम टू द मिल्क, पोल्ट्री, मीट, एग, फिश या फिर हॉर्टिकल्चर, तो यहां पर ज्यादा एमएसपी सपोर्ट भी नहीं है। सो वन पॉइंट के एमएसपी बहुत ज्यादा कारगर नहीं है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। एंड देन इट कम्स टू द सोल्यूशन पार्ट, लाइक जब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी स्टेट, तो इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया है अपने लाइव स्टॉक, एक्वा और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को। दैट्स व्हाई दे आर फ्रंट रनर्स इन द एग्रीकल्चर ग्रोथ। एंड देन यू कम टू द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा। सो यहां पर ना तो लाइव स्टॉक या फिर फिशरीज का चलिए इतना स्कोप नहीं है, लैंडलॉक स्टेट है, लेकिन यहां पर इन सब फील्ड के अंदर लाइव स्टॉक में या हॉर्टिकल्चर में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। इवन ट्रेडिशनल क्रॉप सेक्टर के अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही स्टेट।
That's why they are lagging behind in the agriculture growth sector. And then comes the solution. उसमें कहा गया, देखिए, एक तो MSP बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, पर एकड़ कुछ मनी ट्रांसफर की जानी चाहिए किसानों के खाते में, ताकि वो उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़े। और इसके अलावा जो हम डिफरेंट आर्टिकल्स न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट व्हाट शुड बी इंड्यूस्ड, दैट एक्सेस टू द क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये 3 चीजें ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे हम अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ा सकें। तो एक जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट इस आर्टिकल से लेना है वो ये कि एग्रीकल्चर सेक्टर की ओवरऑल ग्रोथ में जो रियल ग्रोथ है, जो ज्यादा टेंजिबल ग्रोथ है, दैट इज इन लाइव स्टॉक सेक्टर एंड सेकंड फिशरी सेक्टर। ट्रेडिशनल क्रॉप सेक्टर में इतनी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। Then we move to Nobel lesson. This is about Nihon Hidanko, जिनको इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया है, as a collective of many NGOs and civil societies। और ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा नागासाकी में, उनके सर्वाइवर्स के ही सारे NGOs या ग्रुप्स का एक कलेक्टिव है, 1950 से एक्टिव है। लेकिन क्योंकि एक्सप्लेन पेज पे भी है तो वहां पे डिटेलिंग इसकी देख लेंगे। Then we come to protest as safety wall. Now this is written in relation to the Pakistan situation, Pakistani political situation. Although itna zyada enriched article nahi, it's more about reporting. So what contains the article? That very first thing कि देखिए 1958 से लेके जो पावरफुल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अपना दखल रखता है पाकिस्तान की पॉलिसी, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, तो लगातार चाहे वो पर्दे के पीछे रहें, चाहे मिलिट्री कू करके उन पर्दे के आगे आ जाए, लेकिन मिलिट्री इंटरवेंशन ज़्यादा रही है। अब यही जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान की, दैट मे बी द नवाज शरीफ पार्टी, और फिर जो भुट्टो साहब की पार्टी है, या फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी लेड बाय इमरान खान, किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं और खासकर इनका क्या कनेक्शन है विद द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि पाकिस्तान में तो मिलिट्री वर्ड भी यूज नहीं करती है वहां की मीडिया, सोशल मीडिया, दे कॉल इट एस्टैब्लिशमेंट। नाउ इट कम्स विद दैट 2022 में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू जो इमरान खान साहब थे, इनको पद से हटा दिया गया था। और उसके बाद में जब इलेक्शन हुए हैं तो ज्यादातर पाकिस्तानी लोगों का यह मानना है, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सपोर्टर्स का मानना है कि अगर मिलिट्री इंटरवेंशंस ना होती, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता, तो इमरान खान की पार्टी को कहीं ज्यादा सीट्स आती, शायद वो सरकार भी बना लेते, पर ऐसा नहीं हो पाया। और एक कॉलिशन टाइप की रिजीम वहां पर चल रही है, जिसमें नवाज शरीफ की पार्टी भी है और भुट्टो साहब की पार्टी भी है, एंड दैट इज सपोर्टेड बाय मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। नाउ उसके बाद से लगातार इमरान खान जेल के अंदर हैं, कभी जेल से बाहर कभी जेल के अंदर, मल्टीपल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, चाहे वो तोशाखाना केस हो या फिर वेरियस अदर मिसडिमिनर उनके ऊपर केसेस लगाए गए हैं। नाउ इट कम्स टू दैट कि इमरान खान की पोजीशनिंग इस वक्त ये है कि जो ट्रेडिशनल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का दखल रहा है पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर, उसका वो ओपन विरोध करते हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं आई है जो ओपन अटैक करे, वो भी इतने इंटेंस तरीके से, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। हालांकि इंटरेस्टिंग ये है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, ही वॉज कंसिडर्ड एज ब्लू आइड बॉय ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, ही वॉज सपोर्टेड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री। लेकिन लेटर ऑन उनके रिश्ते खराब होते हैं और वो अब ओपन अटैक करते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कि भाई इनका दखल नहीं होना चाहिए। कई बार तो इसी चक्कर में इंडिया की भी तारीफ करते हैं कि देखिए इंडिया कितनी फ्री एंड अपनी मर्जी से अपनी फॉरेन पॉलिसी डिवाइस आउट करता है, अमेरिका के पपेट के तौर पे काम नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ मिलिट्री जनरल्स अमेरिका के पपेट के तौर पे काम कर रहे हैं। देन इट कम्स टू कि इन सब की जो रैलीज अभी हो रही हैं, जैसे इमरान खान साहब जेल में हैं, लेकिन पख्तूनवा प्रोविंस में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, तो जो पख्तूनवा प्रोविंस के सीएम है वो लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में लिखा गया है ये ज्यादातर मीडिया या सोशल मीडिया के लिए प्रोटेस्ट हैं, लाइक फोटो ऑप्स टाइप के एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होते हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ तब्दीली नहीं आने वाली है पाकिस्तान के अंदर, इन पर्टिकुलर प्रोटेस्ट की जो इस वक्त पाकिस्तानी तहरीक के इंसाफ पार्टी कर रही है। रेस्ट कुछ एंगल शो किए गए हैं, जैसे इस वक्त नवाज शरीफ की पार्टी और भुट्टो साहब की पार्टी जो पावर में, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री लगातार एक्शन ले और हम उसमें कोलैबोरेट करेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेंशंस के साथ, ताकि इमरान खान को इररिलेवेंट किया जा सके। इमरान खान की पार्टी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि उनको अपनी लॉस्ट पावर गेन करनी है, और मिलिट्री के ऊपर और इंटेंस अटैक उनके इसलिए हैं ताकि मिलिट्री उनसे ही कुछ नेगोशिएट कर ले।
सो दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है, उसी को ये आर्टिकल एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा हमारे एग्जाम पर्पसेस से नहीं है। हाँ, लिजार रीडिंग के लिए चाहें तो आप, अगर पाकिस्तान में कोई खास इंटरेस्ट आपको है, तब आप इसकी रीडिंग दे सकते हैं। देन इट कम टू दी बेस्ट ऑफ द बोथ साइड। बड़ा अच्छा एक ये इनिशिएटिव है इंडियन एक्सप्रेस का, जहां पर किसी एक मुद्दे के ऊपर एक आर्टिकल सपोर्ट में और एक दूसरा आर्टिकल उसके अगेंस्ट लिखा जाता है। हालांकि इस बार एक इन्होंने जो टॉपिक चुना है, अगेन आई डाउट कि हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत ज्यादा तो इम्पोर्टेंट ये नहीं होगा, बट इट इज अबाउट फूड। ये जो फेस्टिवल सीजन अभी इंडिया में चल रहा है, और इस दौरान जैसे खासकर ये हिंदू फेस्टिवल सीजन, नवरात्र अभी खत्म हुए हैं, 9 दिन बहुत सारे हिंदूज, मिलियंस ऑफ हिंदूज, दे ऑब्जर्व फास्ट, व्रत रखते हैं। ना सिर्फ व्रत रखते हैं कि बल्कि बहुत सारा तामसिक या राजसिक भोजन भी वो नहीं करते हैं। मतलब ना सिर्फ छोड़ दिया जाएगा मीट या एग्स एंड ऑल दैट थिंग, इसके साथ बहुत सारे हिंदूज वो जैसे गार्लिक है, प्याज है, ये भी नहीं खाते हैं। तो इस दौरान कुछ स्टेट की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड बैन इम्पोज किए हैं कि भाई कहीं पर लिकर की सेल नहीं होगी, तो कहीं पर ओपन मीट सेलिंग नहीं की जाएगी। अब इसी को लेके कि क्या ये स्टेप सही है या नहीं है, इस पर 2 आर्टिकल हैं। तो वेरी फर्स्ट दैट इज रिटन बाय शांतनु गुप्ता एंड ही इज इन सपोर्ट ऑफ सच टाइप ऑफ बैन कि हिंदू फेस्टिवल सीजन्स के अंदर हिंदू धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए अगर हम या सोसाइटी हमारी कुछ दिनों के लिए मीट कंज्यूम करना छोड़ दे, तो दिस इज अ गुड बिहेवियर, रादर ये नेबरहुड, एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका अदा करने जैसा होगा। नाउ काफी सारे रिहॉट्रिक जो आप सुनते आते हैं वो लगातार इसमें कोट किए गए हैं। जैसे नवरात्रि के बारे में बताया गया है, गॉडेस दुर्गा की पूजा की जाती है। इसके अलावा तामसिक भोजन उसको वर्जित कर दिया जाता है, इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ बहुत सारी अनियन, गार्लिक या फिर जो स्पेसिफिक पल्सेस हैं उनका भी सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा कुछ बीजेपी सरकारों ने क्या किया है राज्यों के अंदर कि बैन इंपोज किया है जहां पर नॉन वेजिटेरियन की ओपन सेल नहीं की जाएगी। देन ही कम्स टू कि देखिए होता क्या है कि यार सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पर ही इस तरह के कुछ हम इनिशिएटिव लेके आते हैं। लाइक इट कम्स के भाई जो अब पीछे क्या हो रहा है, जैसे इसमें एक चीज जो आइटरेट की गई है कि पिछले कुछ टाइम से लगातार हिंदू फेस्टिवल्स को थोड़ा ग्रे लाइट में या नेगेटिव लाइट में दिखाना शुरू किया गया है। जैसे इसमें कहा गया कि भाई जब हम दिवाली आती है तो बहुत सारे लोग एनवायरमेंट पोल्यूशन के नाम पे पटाखे के ऊपर बैन की बात करते हैं, लेकिन वहीं पर क्रिसमस के बाद में जब बहुत सारे पटाखे जलाए जाते हैं तब उस पर कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करता है। या फिर जैसे होली, वो बहुत टाइम से एक सेलिब्रेट होने वाला फेस्टिवल है, बल्कि भ्रातृत्व की भावना को फैलाने वाला एक फेस्टिवल है, लेकिन उसका भी विरोध बहुत सारे लोग ये कह के करने लग जाते हैं कि भाई पानी की बहुत ज्यादा वेस्टेज की जा रही है। वहीं पे जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो उस पर कितना पानी वेस्ट हो रहा है उसके बारे में नहीं लोग लिखेंगे या बोलेंगे। देन इट कम्स टू कि रिसेंटली ये हुआ है कि कुछ मतलब सदियों से सेलिब्रेट होने वाले फेस्टिवल जैसे करवा चौथ है, रक्षाबंधन है, इसको भी नेगेटिव लाइट में या फिर रिग्रेसिव कह के पोर्ट्रे किया जा रहा है। मतलब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये तो मेल शोविनिज्म को और ज्यादा बढ़ावा देने वाला है कि फीमेल ही क्यों व्रत रखें अपने पति के लिए, पति भी तो रख सकते हैं, या बहनें के इतनी कमजोर हैं कि वो भाई को राखी बांध के अपनी रक्षा का वचन लें। तो इस तरह से एक डिफरेंट पोर्ट्रेयल चल रहा है। देन इट कम्स टू सम लाइक कि भाई मैं उत्तर प्रदेश में पढ़ा हूं तो हमारे पड़ोस में एक साउथ इंडियन फैमिली रहती थी और मुझे याद है कि नवरात्र के दौरान वो फिश पकाना बंद कर देते थे, जस्ट के भाई मेरी माता को कुछ बैड स्मेल्स आती थी और ड्राई फिश, तो हमें अनकंफर्ट ना हो तो खाना जो है अपना वेजिटेरियन कर लेते थे कुछ दिनों के लिए। तो हमें बहुत बेहतर लगता था कि बहुत अच्छे एक नेबरहुड में हम रह रहे हैं। देन इट कम्स टू लाइक सुनील छेत्री साहब को कोट किया है कि उन्होंने कई इंटरव्यूज में बताया है कि कैसे उनकी सारी फैमिली ने, क्योंकि उनकी फिटनेस मेंटेन रहे, तो दे शिफ्टेड टू बॉइल्ड वेजिटेबल्स, के भाई बहुत ज्यादा फ्लेवर्ड खाना उनके घर पे बनना बंद हो गया। जस्ट अ एग्जाम्पल, बट ये हाउस होल्ड एग्जाम्पल। देन इट कम्स टू लाइक कि भाई बहुत सारे और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे रिपब्लिक डे पे, गांधी जयंती पे या फिर इंडिपेंडेंस डे पे लिकर की सेल बंद कर दी जाती है। फिर आते हैं यूरोप की तरफ कि यूरोप के अंदर क्या होता है कि नॉन क्रिश्चियंस को भी जब क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है तो उनको मैंडेटरी ऑफ ऑब्जर्व करना पड़ता है। बहुत सारी जगह पे तो ये भी होता है कि आप अपना प्राइवेट बिजनेस भी नहीं खोल सकते हैं, तो वहां पर भी तो इस तरह के बैनिंग की चीजें हैं। या फिर एग्जाम्पल देते हैं कुछ
इस्लामिक कंट्रीज का, लाइक मलेशिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इवन पाकिस्तान। तो यहाँ पर रमजान के दौरान ईटरी शॉप की को ओपन करने पे बैन लगा दिया जाता है जब फास्ट ऑब्जर्व किया जा रहा हो। एंड सो मच सो दैट कि अगर कोई खाता हुआ वहां पर ओपनली पब्लिक में मिल गया किस तरह का फूड, तो उसके ऊपर फाइन तक इम्पोज किए जाते हैं। आगे लिखते हैं कि हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेट सेलिब्रिटीज, जो बहुत ज्यादा दुबई जैसी कंट्रीज को सेलिब्रेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, वो भी वहां पर इस तरह के बैन के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। तो भी बाकी धर्मों में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, हिंदुइज्म में आप जब इस तरह का कोई हम इनिशिएटिव लेते हैं उसका विरोध होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आर्टिकल कह रहा है। Then it comes to about the food of सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो सात्विक भोजन शरीर के लिए बेहतर माना जाता है जिसमें एक्सट्रीम फ्लेवर से बचा जाता है। इसके अलावा राजसिक भोजन वो है जिसमें ज्यादा रिच और स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स का यूज किया जाता है जो कि आपकी इरिटेबिलिटी भी बढ़ा सकता है। देन फिश या फिर जो आपका मीट है, ये राजसिक और तामसिक भोजन में काउंट किया जाता है। तो बस एक पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं कि सात्विक भोजन वैसे भी शरीर के लिए अच्छा होता है, कुछ दिन अगर आप ऑब्जर्व कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देन इट कम्स टू दैट अगेन इट्स अबाउट रमजान एंड ऑल दैट थिंग, एंड ही कंक्लूडिंग दैट होना ये चाहिए कि एक अच्छे पड़ोसी की तरह भ्रातृत्व की भावना को फैलाने के लिए हिंदू फेस्टिवल्स के दौरान जो भी मीट ईटर्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए मीट कंज्यूमिंग छोड़ देनी चाहिए। इससे सोसाइटी में यूनिटी का एक बेहतर संदेश जाएगा। तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब इसके खिलाफ जो आर्टिकल है या इसके खिलाफ आर्ग्यूमेंट जो है वो है फूड इज अ पर्सनल चॉइस। लाइक हम एथिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं ना, द वैल्यूज, आप जो प्रेफरेंस अटैच करते हैं, तो नथिंग इज गुड और बैड अबाउट योर फूड हैबिट्स, इट्स अबाउट योर प्रेफरेंस कि आप वेज या नॉन वेज को प्रेफर करते हैं। सो इट्स अ पर्सनल चॉइस, सो मच सो दैट in Puttaswamy judgment, right to privacy, Supreme Court also iterated that right to have a food of one's choice, it's a privacy affair, it's your personal choice. Now he came down that sale of liquor को censorship किया गया है which is undesirable. Now this particular article draws the parallel कि भाई देखिए, एक तो आपने जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरह के ऑर्डर्स पास किए हैं, उस ऑर्डर के पीछे रीजन बताया है द सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, the peaceful atmosphere. Now, how come if you are banning the liquor, if you are banning the open sale of meat, how come it related to safety and convenience? How come it is related to peaceful atmosphere? Further, he said कि भाई देखिए, अगर आपने किसी एक या दो दिन पर शराब की दुकानें बंद कर दी, तो ये आर्टिकल लिखता है कि भाई ऐसा नहीं कि लोग शराब नहीं पियेंगे, इट्स लाइक कि वो पहले ही ज्यादा परचेज कर लेंगे। दूसरा बैन, ये पैरेलल ड्रॉ करते हैं गुजरात और बिहार से, कि जहां पर भी इस तरह की चीजें बैन की जाती हैं वहां पर ऐसा नहीं कि अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो इलीगल सेल बढ़ जाएगी वहां पर, तो लोग कंज्यूम करना तो बंद कर नहीं रहे हैं वैसे भी। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंगली इस आर्टिकल में लिखते हैं कि भाई ये शराब की बिक्री के ऊपर पाबंदी है, पीने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो पहले से प्रिक्योर कर रखा है, लोग तब भी पी लेंगे, तो कोई बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है अबाउट द पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड सेफ्टी। देन इट कम्स टू दैट इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट दैट सेफ्टी कन्वीनियंस ऑफ डिवोटीज विल बी द प्रायोरिटी बाय द स्टेट। मतलब इनको शक है कि सेफ्टी एंड कंसर्न नहीं है, रादर कम्युनल इंटेंट है इस तरह के ऑर्डर्स के अंदर। देन बहुत इंटरेस्टिंगली इसमें कोट किया गया है, विच आई ऑल्सो गॉट सरप्राइज टू लर्न दैट नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे 5 का डेटा ये बताता है कि इंडिया में 83.2% ऑफ मेन एंड 71.8% ऑफ वुमेन आर नॉन वेजिटेरियंस। आई वॉज ऑल्सो इन इम्प्रेशन दैट नॉन वेजिटेरियंस की गिनती इतनी ज्यादा नहीं होगी शायद हिंदुस्तान में, तो वेजिटेरियनिज्म काफी हद तक हावी है, लेकिन हमारा नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे अराउंड 5 का डेटा ये बताता है कि ओवरवेलमिंगली 83% ऑफ मेन एंड 71% ऑफ वुमेन आर नॉन वेजिटेरियन। हालांकि ये सैंपल सर्वेज होते हैं, तो ऐसा नहीं है हर बंदे से पूछा गया हो, सैंपल सर्वे बताते हैं कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है। तो अब है क्या कि सर अगर आप इस तरह का बैन कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की पर्सनल चॉइस ऑफ हैविंग फूड आप उसको कर्ब कर रहे हैं, कर्बिंग योर राइट्स। फर्दर वन मोर पैरेलल कि देखिए, जब हम उत्तर प्रदेश में बुचर्स और सेलर्स की रिलीजियस या कास्ट आइडेंटिटी पता करते हैं, दे आर मेनली फ्रॉम द मुस्लिम एंड दलित कम्युनिटी। They are also the marginalized section of society. Poverty is also attached in India with caste and the religious identity. So, अगर आप इस तरह के बैन लेके आते हैं तो उसके राइट टू लिवलीहुड के ऊपर भी अटैक करता है, उनको कुछ दिनों के लिए बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। So, ban is not good.
imposed by the state. So it's just an argument and the counter argument. Rest, we come to Milton was an unusual hurricane but not unexpected. मतलब अनयूजुअल तो था, लेकिन फिर भी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इसको लेकर अचंभित नहीं हुए हैं। उसके पीछे वजह बताइए कि भाई हम तो पिछले एक डिकेड से लगातार ये चीजें ऑब्जर्व ही कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इस सब की वजह से हरिकेन के बिहेवियर में अबनॉर्मेलिटीज पहले भी नोट की गई। नाउ सारा का सारा ये है रिलेशन क्या, मिल्टन जो गल्फ ऑफ मैक्सिमो में ओरिजिनेट हुआ और फिर फ्लोरिडा में उसका लैंडफॉल हुआ, तो नॉर्मल हरिकेन से कैसे डिफरेंट ये रहा और उसके पीछे की वजूहात क्या है। द वेरी फर्स्ट थिंग, सम फैक्ट्स अबाउट द मिल्टन हरिकेन। सो इट हैज लैंडफॉल नियर द सिटी ऑफ सिएस्टा की इन फ्लोरिडा एंड द स्टॉर्म किल एटलीस्ट 12 पीपल। ज्यादातर ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्लोरिडा के ऊपर थे और इसके अलावा 3 मिलियन कस्टमर्स का पावर सप्लाई कट हो गया था। एंड ऑल्सो यहाँ पर हैवी रेनफॉल हुआ है जो कि नॉर्मल से 45.72 सेंटीमीटर ज्यादा रहा। देन इट कम्स दैट दिस मिल्टन हरिकेन ऑकर्ड द पीक ऑफ अटलांटिक हरिकेन सीजन। तो याद रखिएगा अटलांटिक हरिकेन सीजन, जिस सीजन में ज्यादा हरिकेन आते हैं अटलांटिक के अंदर, दैट इज मिड अगस्त टू मिड अक्टूबर। तो सीजन कब होता है वो याद रखिएगा। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नोट करना, ये जो अबनॉर्मेलिटी है इसके क्या लक्षण यहां परिलक्षित हुए हैं। दैट कम्स विद कि मिल्टन एक्सप्लोडेड फ्रॉम कैटेगरी 1 स्टॉर्म टू कैटेगरी 5 स्टॉर्म ओनली ड्यूरिंग 12 आवर्स। एक दिन के अंदर अंदर कैटेगरी 1 स्टॉर्म से कैटेगरी 5 स्टॉर्म में तब्दील हो गया। नाउ क्या है, विंड स्पीड के साथ इसका अंदाजा लगाया जाता है। 119 से 153, 119 से अगर 153 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड चल रही हैं तो ये कैटेगरी 1 स्टॉर्म के अंदर काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर विंड स्पीड 252 किलोमीटर पर आवर या इससे हायर हो जाए तो ये 5th कैटेगरी ऑफ हरिकेन या 5th कैटेगरी ऑफ स्टॉर्म में काउंट किया जाएगा। और पर्टिकुलर मिल्टन की स्पीड अपनी पीक पे पहुंचती है 285 किलोमीटर पर आवर विद हैवी रेनफॉल एज वेल। नाउ व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? सो 3 पर्टिकुलर रीजन आप नोट कर लें। एक इसका है रीजन हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर मीन higher than normal, point 1. Second was the high humidity, again normal से ज्यादा humidity यहां पर होना। और फिर तीसरा है lack of wind shear। अब देखिए, okay, just a second. So what happens कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सी टेम्परेचर 26 डिग्री या उससे अबव होता है तब हैरिकेन फॉर्म होते हैं। लाइक अगर सी टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर जाता है तो लो प्रेशर क्रिएट होना शुरू होता है और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठना शुरू होती है। लेकिन जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है तो अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट भी लेके जाएगी, तो ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन शुरू होगा और नीचे जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हुआ है तो एक वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम कभी खाली नहीं रहता, तो आसपास की जगहों से हवाएं बहुत स्पीड के साथ आएंगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स भी वर्क कर रही हैं तो देयर विल बी क्रिएटेड अ सर्कल। और जैसे जैसे ये विंड स्पीड और तेजी से उस वैक्यूम की जगह पर आएगी, देन इट स्टार्टेड टू फॉर्म अ हरिकेन टाइप ऑफ सिस्टम। लेकिन यहाँ पर देखा क्या गया इस बार कि जो सी टेम्परेचर था दैट वाज अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए तो 26 डिग्री चाहिए, 31 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। तो बहुत तेजी से हवाओं का आना वहां पे शुरू हुआ। कोरियोलिस फोर्स के साथ वो जो चक्रवात बनता है वो और इंटेंस बनना शुरू हुआ। साथ ही इसी टेम्परेचर की वजह से हाई ह्यूमिडिटी कॉस्ट होती है। दिस आर्टिकल शोज कि अगर 1 डिग्री का फर्क है टेम्परेचर के अंदर तो जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी है, दैट इंक्रीजेस बाय 7%। लाइक अगर मान लीजिए कि भाई 26 डिग्री टेम्परेचर है तो जितना भी वाटर रिटेंशन हो रहा है, मॉइस्चर रिटेंशन हो रहा है के अंदर, अगर 27 डिग्री होगा, 1 डिग्री से बढ़ता है तो 7% ह्यूमिडिटी रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो जितने डिग्री ऊपर गया उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी यहां पर आ गई। जो क्लाउड फॉर्मेशन हुआ है उसमें ज्यादा वाटर रिटेंशन हुआ और प्रेसिपिटेशन में वही सारा जो बारिश ज्यादा होने का कारण बनता है। देन इट कम्स टू लैक ऑफ विंड शेयर। विंड शेयर क्या होता है
कि देखिए, अगर हम ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हवा की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, क्योंकि ज़मीन के करीब कहीं बहुत सारी फ्रिक्शन हवा को झेलनी पड़ती हैं। ऑब्जेक्ट्स हैं, धूल के कण हैं, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये फ्रिक्शनल ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे तो हवा की स्पीड ज़्यादा होती है। लेकिन फिर इसी की वजह से होता क्या है कि अगर ऊपर ज़्यादा हवा है तो जो कुछ क्लाउड का पार्ट है वो तेज़ हवाएं बहाकर कहीं और ले जाएंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर रीजन में जहां पर मिल्टन फॉर्म हो रहा था, विंड शेयर इतना ज्यादा नहीं था, ऊपर की हवाएं बहुत तेज नहीं चल रही थी, तो जो क्लाउड्स था उसको इधर उधर नहीं भटका सके और सारा क्लाउड जाकर लैंडफॉल की जगह पर बारिश करता है। सो दीज आर द 3 प्रॉब्लम जिसकी वजह से मिल्टन एबनॉर्मल बिहेवियर लेके आता है। लेकिन फिर बहुत ज्यादा अचंभित क्यों नहीं है साइंटिस्ट? तो ये कहते हैं भाई हम तो बहुत टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हैं, लाइक सी टेम्परेचर कोई अचानक तो बढ़ा नहीं है। तो अगर हम 1850 से काउंट करें, 1850 से, तो 0.9 डिग्री सेल्सियस ग्रो हुआ है सी टेम्परेचर। और अगर हम देखें पिछले लास्ट 4 डिकेड तो 0.6 डिग्री सेल्सियस रेज हुआ है। देन इट कम्स टू कि इसके अलावा भी डिफरेंट ऐसे हरिकेन्स देखने को मिले हैं जो इसी तरह का बिहेवियर रखते थे। जस्ट टू कोट वन, दैट इससे पहले हरिकेन ओटिस आया था, वो भी कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में तब्दील हो गया था सिर्फ सिंगल डे के अंदर। इसके अलावा एक हरिकेन इडालिया है 2023 का, इसके अलावा हरिकेन आयान है 2022 का। ये सब भी रैपिड इंटेंसिफिकेशन के साथ लैंडफॉल की तरफ बढ़े थे। तो ये फिनोमेना क्योंकि हम लगातार ऑब्जर्व कर रहे हैं, द कट स्टोरी इज दिस कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज के और असरात देखने को मिलेंगे, हरिकेन का बिहेवियर और इंटेंस होगा और इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी मुश्किल होगी साइंटिस्ट के लिए। नाउ वी मूव टू द दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड अ 60-year-old कपल टू एक्सेस डेड सन्स स्पर्म। नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि 30 साल के एक व्यक्ति की मौत हो जाती है कैंसर की वजह से। अब कैंसर पेशेंट में ऑलरेडी जो डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वो स्पर्म्स को सिक्योर कर लेते हैं। वजह यह कि कैंसर ट्रीटमेंट जो है वो स्पर्म काउंट के ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं। तो जो 30 ईयर के एक पेशेंट की डेथ होती है, हॉस्पिटल ने इनके स्पर्म को सिक्योर करके रख लिया था। अब इनकी डेथ के बाद जब 60 साल इनके जो पेरेंट हैं दोनों, वो हॉस्पिटल में जाते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज आप हमें वो स्पर्म रिलीज कर दीजिए और हम सरोगेसी के थ्रू अपने बेटे की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर रूल्स का हवाला देते हुए हॉस्पिटल उसको रिलीज करने से इनकार कर देते हैं। उसी के खिलाफ ये हाई कोर्ट पहुंचते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट अलाउ करता है कि ठीक है भाई, आप इस कपल को जो है ये पर्टिकुलर स्पर्म रिलीज कर दीजिए। अब इसके अंदर आप 2 लॉज को नोट डाउन कर लीजिए। पहला है द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2021 and another related rules and regulations are the Surrogacy Regulation Act of 2021. Now, है क्या गेम? बेसिकली जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है 2021 का, इसमें बात ये की गई है कि अगर पोस्टमसली आप स्पर्म रिलीज करना चाहते हैं तो वो मैरिज के केस में होगा कि जो स्पाउस है उनका ये राइट है कि वो आके स्पर्म रिलीज करने की पिटीशन डाल सकते हैं और फिर वो आगे जो चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी है उसको इन्वोक कर सकते हैं। नाउ हियर इट कम्स कि इस केस में पर्टिकुलर जो पर्सन जिसकी डेथ हुई, जिसके स्पर्म को रिलीज करने की बात की जा रही है, वो मैरिड नहीं है। तो जो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसमें स्पाउस का ये राइट है, लेकिन जो पेरेंट हैं उनका राइट नहीं है। मतलब यहां पर जो पर्टिकुलर केस है उसमें जो पेरेंट है वो गए कि भाई हम अपने बेटे की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं सरोगेसी लॉ के साथ, तो हम मतलब ग्रैंड पेरेंट की कैपेसिटी में जो है एक बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। अब ये पर्टिकुलर एक्ट स्पाउस को इजाजत देता है कि उसका वो राइट है कि वो बच्चा पैदा कर सकें, लेकिन ग्रैंड पेरेंट का ये राइट नहीं है, उसके ऊपर साइलेंट है लॉ। और फिर दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट, तो ये भी सिर्फ इंटेंडिंग कपल को ये राइट देता है कि मेडिकल नीड्स की वजह से वो सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर सकते हैं। अब यहां पे क्योंकि ग्रैंड पेरेंट को लेके रेगुलेशन साइलेंट हैं, तो इसी वजह से इन्हीं रूल्स का हवाला देते हुए कि भाई एक्ट में ग्रैंड पेरेंट की कैपेसिटी मेंटेन नहीं की गई है तो हम आपको रिलीज नहीं करेंगे। अब क्योंकि इंडिया में ऐसा कोई अभी तक लॉ नहीं है और केस लॉज भी नहीं है, तो ये केस ज्यादातर जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के ऊपर। इट कम्स टू लाइक उरुग्वे, तो यहां पर पोस्टमसली जो स्पर्म है उनको रिलीज किया जा सकता है, मतलब व्यक्ति की मौत के बाद रिलीज किया जा सकता है, बट रिटन कंसेंट
जो है पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट उसके आधार पर। इसके अलावा बेल्जियम में भी इसी तरह का लॉ है। देन इट कम्स टू द कंट्रीज लाइक कनाडा, यूके, बोथ ये भी रिटन कंसेंट लेंगे और फिर पोस्टमसली रिप्रोडक्शन अलाउ करेंगे। एक इंपॉर्टेंट केस यहां पर है इजराइल का। तो इजराइल में बेसिकली पोस्टमसली जो स्पर्म यूज है वो सिर्फ स्पाउस के लिए अलाउड है, जैसे इंडिया में लॉ है। लेकिन यहां पर एक 19 ईयर ओल्ड पर्सन की डेथ हुई कॉम्बैट के दौरान, आर्मी में सर्व करते थे, तो उनके पेरेंट ने जाके सेम जैसे यहां पर पेरेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट की कैपेसिटी में स्पर्म रिलीज करने की बात की थी, वो परमिशन मांगी और वहां की गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन के तौर पर उसको अलाउ किया है। तो इन्हीं सब रूल्स और फिर इंटरनेशनल प्रेसिडेंट को साइट करते हुए हाई कोर्ट अलाउड कि भाई अगर रूल्स में नहीं लिखा है तो ये बताइए कि रूल्स में प्रोहिबिटेड है क्या? कहीं पे ये लिखा है कि ग्रैंड पेरेंट कैन नॉट हैव द एक्सेस टू द स्पर्म ऑफ पोस्टमसली डिजीज पर्सन या उनके जो भी बेटे हैं। एंड फर्दर इट इज कोटेड कि भाई यहाँ पर यह भी कहा गया कि स्पर्म को, जो स्पर्म सैंपल हैं, सीमन सैंपल हैं, इसको प्रॉपर्टी के तौर पर आप ट्रीट करें। लाइक जैसे कि इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, ह्यूमन कॉर्पस है, इसके ऑर्गन्स है, इसको प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करते हैं। और फिर फर्दर दे आइटरेटेड द हिंदू सक्सेशन एक्ट एज द पेरेंट्स आर कंसीडर्ड एज क्लास 1 लीगल हेयर्स, उनका अधिकार होता है अपने बच्चों की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इन सब लॉ से रिलेट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ किया है इस कपल को कि वो ग्रैंड पेरेंट की कैपेसिटी में अपने बेटे के स्पर्म को यूज करते हुए फर्दर सरोगेसी के थ्रू आगे अपने बेटे की लेगेसी को बढ़ा सकते हैं, बच्चे किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट वी नीड अ स्पेसिफिक लॉ। अभी तक सरोगेसी को लेके या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्लैरिटी के साथ लॉज नहीं है। जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उसमें बहुत सारी एम्बिग्यूटी है। वो एम्बिग्यूटी क्लियर होनी चाहिए, रूल्स और ज्यादा स्पेसिफिकली क्लियर होने चाहिए। देन वी कम टू नोबेल फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर, निहोन हिडाइको, नाम याद रख लीजिएगा। ये बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ एनजीओज एंड सिविल सोसाइटी है। तो जो नागासाकी और हिरोशिमा में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे, उनके जो भी सर्वाइवर हैं, फिर उनकी बहुत सारी एनजीओज बनी थी, छोटे छोटे ग्रुप्स थे, उनका एक क्लस्टर सिविल सोसाइटी ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड दी निहोन हिडाइको। नाउ इट कम्स के इसको इस बार दिया गया है नोबेल पीस प्राइज फॉर देयर एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नाउ इट कम्स, कुछ टर्म्स आप याद रखेंगे जैसे कि हिबाकुशा। सो जो भी ये सभी सर्वाइवल हैं न्यूक्लियर अटैक के, उन सब लोगों के लिए कलेक्टिव वर्ड भी यूज किया जाता है हिबाकुशा या फिर बॉम्ब अफेक्टेड पीपल। नाउ ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1950 से एक्टिव है। तो बेसिकली एक इनकी जो उपलब्धि रही है वो ये कि इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे। अब 1950-60s में क्या था कि कैमरा का यूज इतना नहीं था, तो ज्यादातर प्रिंट मीडिया के अंदर लिए गए इंटरव्यूज थे। तो थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज, मतलब उनके एक्सपीरियंसेस, वो कैसा फील कर रहे हैं इस अटैक के बाद, जो उनकी फैमिली इसके अंदर फना हो गई, उस सबको लेके एक्सपीरियंसेस उनके डॉक्यूमेंट किए गए। और सिर्फ यही नहीं, जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती थी तो उसमें जब कभी न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की बात होती थी या बाद में जो सीटीबीटी जैसी ट्रीटीज आती हैं, एनपीटी जैसी ट्रीटीज आती हैं, उन सब मीटिंग्स के दौरान भी इनके एक्सपीरियंसेस को पढ़ के सुनाया जाता था कि भाई ये एक व्यक्ति हैं, डिसेबल्ड हैं पूरी तरह से, इनकी पूरी फैमिली चली गई, इनके एक्सपीरियंसेस से वर्ल्ड कम्युनिटी को आगे क्या सीखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। अच्छा, और भी रेलेवेंट क्यों है इस वक्त ये? जैसे हम ये जानते हैं कि इस वक्त दुनिया भर कंफ्लिक्ट जोन में तब्दील होता चला जा रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर है, इजराइल हमास, नाउ इजराइल लेबनान वॉर में तब्दील हो चुकी है, और न्यूक्लियर वॉर का खतरा लगातार दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। तो गाहे बगाहे धमकियां तो देते रहते हैं सभी मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है कि हमने दिवाली पे चलाने के लिए नहीं रखे हैं, चला देंगे एंड ऑल दैट थिंग। तो भाई इस ऑर्गेनाइजेशन को इस वक्त नोबेल देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्लीज इनके एक्सपीरियंस से कुछ सीखिए। एक बात तो क्लियर है कि दुनिया समझदार लोग नहीं चला रहे हैं। अगर समझदार लोग चला रहे होते तो 2 वर्ल्ड वॉर, इस न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक की शिक्षाओं से अब तक कुछ तो सीखा होता। खैर आगे चलते हैं। सो स्टोरी ऑफ बॉम्बिंग, जैसे हमने बात किया कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स और उस सब की जो स्टोरीज हैं उसको इन्होंने शेयर किया। देन इसके पीछे का कुछ बैकड्रॉप है
कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सिर्फ यूएसए नहीं बल्कि यूके, यूएसएसआर, ये सब कंट्रीज लगातार न्यूक्लियर बम बनाने की एक होड़ के अंदर थे। फाइनली प्रेसिडेंट हेनरी ट्रूमैन थे, वो हालांकि चाहते ये थे कि भी एक प्रोटेक्टेड ग्राउंड वॉर ना बने जो है जापान के साथ, लेकिन तब तक जर्मनी सरेंडर कर ही चुका था। लेकिन जब ये बॉम्ब अपना बना लेते हैं और जापान अभी सरेंडर के मूड में नहीं है, तो फिर 6 अगस्त को यूएस ने हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम के बॉम्ब को ड्रॉप किया था। नाउ इसके एवज में खुद यूएस गवर्नमेंट ने कहा था कि जहां पर एग्जैक्ट पॉइंट पर, जिसको ग्राउंड जीरो कहते हैं, जहां पर बॉम्ब को ड्रॉप किया गया था, वहां पर सारी बॉडीज टर्न इनटू ब्लैक चार, सारे स्ट्रक्चर्स खत्म हो चुके थे 1 माइल के रेंज के अंदर। 70,000 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। इसके अलावा लगभग 1 लाख बाद में डेथ हुई हैं एक बॉम्ब के। लिटिल बॉय इसका कमाल है। और इसके बाद 9 अगस्त को फैट मैन ड्रॉप किया गया था नागासाकी के ऊपर, जिसके रिजल्ट में 40,000 लोगों की इमीडिएट डेथ हुई थी। और फिर जो जापान के एम्परर थे हिरोहितो, उन्होंने अनाउंस किया था कि अब हम इस वॉर को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज ना सिर्फ जापान खत्म हो जाएगा बल्कि ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगी ऑन द फेस ऑफ अर्थ। देन इट कम टू द एक्टिविज्म ऑफ हिबाकुशा। नाउ एज वी डिस्कस्ड कि बहुत सारे जो न्यूक्लियर बॉम्ब सर्वाइवर्स थे, उन सबकी डिफरेंट एनजीओज थी और उन सबको मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई जो दुनिया भर में जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है उसको प्रमोट करने के लिए अपना काम कर रही है। बट इस सब से भी अभी कंट्री सबक नहीं ले रही हैं। इस रिपोर्ट में बीबीसी की एक रिपोर्ट को कोट किया गया है जिसमें कहा गया है कि अकेला यूएस साल 2040 तक अपने न्यूक्लियर जो भी उनकी कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, उनको रिफर्बिश, उनको एनहेंस करने के लिए $1 ट्रिलियन खर्च करने वाला है। देन इट कम्स टू फोकस ऑन डिसआर्ममेंट। इससे पहले भी जो पर्सन या एजेंसीज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करते हैं उनको नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। वन इंपॉर्टेंट कम्स विद द जापानीज प्राइम मिनिस्टर इसाकू सातो। इनको 1974 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था फॉर स्टिकिंग टू द जापान्स स्टैंड फॉर नॉट एक्वायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स। और इसके अलावा 2017 में नोबेल प्राइज दिया गया था ICN को, दैट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर काम करने वाली अलग अलग एजेंसीज को पहले भी नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। नाउ वी कम टू इजराइल स्ट्राइक इन बेरूत killed 22 its troops to fire at UN position third day in a row. Now the important thing कि इजराइल हमस वॉर अब इजराइल लेबनान वॉर में तब्दील होता चला जा रहा है। Now here it comes के पहले जो बॉम्बिंग की गई है बेरूत के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर, 22 सिविलियन मारे गए, इसके अलावा 139 इंजर्ड हुए हैं। हालांकि इस रिपोर्ट की मेन एक चीज ये है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्स के एक वॉच टावर के ऊपर भी इजरायली टैंक ने बॉम्बार्डिंग की है जिसमें 2 सोल्जर्स इंजर हुए हैं। तो जो यूनिफिल है वो हम आगे देख लेंगे, वो एजेंसी के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। देन इट कम्स टू 20 killed 8 injured as gunmen attack in बलूचिस्तान माइन। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक कोल माइन, और वहां पर कुछ टेररिस्ट आते हैं, मजदूरों को इकट्ठा करते हैं, लाइन में खड़ा करते हैं और फिर देयर वाज अ रेन ऑफ बुलेट। सो 20 यहाँ पर मजदूरों की मौत हो गई है, बाकी 8 इंजर्ड हैं। और यहाँ के एसएसपी साहब का कहना है कि गोलीबारी के बाद जो टेररिस्ट थे वो माउंटेन्स में गायब हो गए, तो किसी को पकड़ा नहीं जा चुका है। और ये सब तब हो रहा है जब बहुत जल्द इस्लामाबाद के अंदर SCO की समिट होने वाली है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करने की बात कह चुका है। Then we come to who are the UN peacekeepers at Lebanon's border with Israel। ये जो यूनिफिल नाम की एजेंसी को यहाँ पर पोजीशन किया गया है। सो इट कम्स विद दैट, एक तो ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स है, और जो लेबनान इजराइल बॉर्डर है 121 किलोमीटर के स्ट्रेच पर, ऑफनली इसको ब्लू लाइन कहा जाता है, यहाँ पर डिसआर्मामेंट के मतलब बहुत ज्यादा वेपन सप्लाई ना हो और पीस स्टेबिलिटी रहे, इसलिए यूनिफिल को यहाँ पर रखा गया है। यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है जिसमें लगभग 10,000 सिविलियन और मिलिट्री पर्सोनल शामिल हैं लगभग 50 कंट्रीज से। तो यहाँ पर किसी भी तरह की रूल वायलेशन ना हो, इसलिए ये पर्टिकुलर यूनिट यहाँ पर रखी गई है। नाउ इट कम्स विद के इसी के एक वॉच टावर के ऊपर जो
इजरायली टैंक है, उन्होंने अटैक किया। अब इजरायली टैंक ने क्यों अटैक किया? पहले भी यूनाइटेड नेशन को इजराइल फोर्सेस रिक्वेस्ट कर चुकी हैं कि भाई यूनिफिल की यूनिट्स वहां से हटा ली जाएं जहां पर हिजबुल्ला ग्रुप के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं। तो हम हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ से यूनिफिल वाली जो आपकी जितनी भी टुकड़ियां यहाँ पर रखी गई, मिशन रखा गया, उनको ट्रांसफर करके कहीं और ले जाएं। हमें हिजबुल्ला टेरर ग्रुप के खिलाफ ऑपरेट करना है। तो इट मे बी अ केस ऑफ क्रॉस फायरिंग हियर। Then we come to West Asia crisis. WTO cuts trade outlook India to buck the trend. So basically जो भी वेस्ट एशिया में डिसरप्शंस चल रही हैं, कन्फ्लिक्ट जोन वॉर्स चल रही हैं, उसकी वजह से जो ट्रेड रूट्स की डिसरप्शंस हैं, उसी के मद्देनजर WTO ने जो ट्रेड आउटलुक है, उसकी फोरकास्ट है, उसको पहले के मुकाबले लोअर डाउन किया है। नाउ इट कम्स विद, इफ वी टॉक अबाउट, जो इस सब के अंदर दिया गया है, इफ वी फोकस एट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, सो इफ वी टॉक अबाउट इट, 2024 में 2.7% फोरकास्ट था WTO का। 2025 के लिए वो 3.3% था, लेकिन अब उसको घटा के 3% कर दिया है। और इसके पीछे की जो वजह बताई है वो सिंपल है, ट्रेड रूट डिसरप्शंस। जैसे हम जानते हैं कि वेस्ट एशियन क्राइसिस, या फिर उसकी वजह से सुएज कैनाल के ऊपर जो असर पड़ने वाला है, या हाउथी रिबल जिस तरीके से डिसरप्ट किया है उन्होंने गल्फ ऑफ ओमान को या फिर गल्फ ऑफ एडन को, और जो शिप्स हैं उनको केप ऑफ गुड होप से घूम कर जाना पड़ा। तो उस सब की वजह से जो ट्रेड रूट डिसरप्शंस आ रहे हैं, इसलिए जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, खासकर मर्केंडाइज सेक्टर का, उसको लोअर डाउन किया। लेकिन इस सब में इंडिया की तारीफ की गई कि इंडिया और वियतनाम, यहां से उम्मीद है कि जो खासकर आपका मर्केंडाइज का जो कपड़े का व्यापार है, वो ज्यादा बूस्ट कर सकता है ग्लोबली। देन वी कम टू द रूपी रिकॉर्डेड एट लोएस्ट ब्रीचेस 84। बस एक चीज नोट कर लीजिए कि ऑल टाइम लो डॉलर के मुकाबले जो इंडियन रुपी है बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, 84 रुपीज पर हिट किया है। दिस इज ऑल टाइम। Then it come to the last thing, that industrial output contracts in August for the first time nearly in 2 years. Now this is something important and note to be down. So the point to be noted down here, that very first, that there is industrial production, rather this is index of industrial production. This is released by NSO, National Statistical Office, and that it covers 8 core sector of industries. अब यूपीएससी इसमें एक सवाल भी पूछ चुकी है कि आप प्रोडक्शन वाइज अरेंज करें 8 कोर सेक्टर्स को। सो इफ वी जस्ट राइट इट डाउन, दैट 8 कोर सेक्टर्स में, अब मैं प्रेफरेंस वाइज बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा आउटपुट किसका है। इट कम्स विद रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, सीमेंट, एंड लास्टली द फर्टिलाइजर। टॉप और बॉटम को अगर देखें तो बॉटम में फर्टिलाइजर है और टॉप पे है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, दैट आईआईपी ने ये कहा है कि अगस्त 2024 में हम डिक्रीज्ड आउटपुट देख रहे हैं इंडस्ट्री का इन 8 कोर ग्रुप्स के अंदर ऑफ 0.1%। तो एक तो मार्जिनल ड्रॉप है 0.1%, लेकिन इसके पीछे की वजह भी बताया गया, बेस इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द बेस इफेक्ट, क्योंकि ये ईयरली आता है लेकिन मंथ ऑन मंथ हम कंपेयर करते हैं। तो इफ वी गो टू अगस्त 2023 और जब अगस्त 24 को कंपेयर किया गया है, तो बेसिकली बेस इफेक्ट ये है कि पिछले साल अगस्त में ज्यादा प्रोडक्शन आया था, बेस ही हमारा हायर था, तो इस बार उस रफ्तार से हम प्रोडक्शन नहीं कर पाए। तो एक वजह है बेस इफेक्ट की, और फिर इस बार इतना ज़्यादा हम क्यों नहीं प्रोडक्शन कर पाए, तो इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है, एक है कि सेक्टोरल परफॉर्मेंस, जैसे माइनिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इसकी वजह बताई कि इस बार ज़्यादा बारिशें हुई हैं, पिछले साल इतनी बारिश का इफेक्ट नहीं था तो उसकी वजह से कुछ कम प्रोडक्शन आया है। या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़ी प्रॉब्लम आई है, जैसे 23 में से जो हमारी 11 इंडस्ट्रीज हैं उसमें लोअर प्रोडक्शन देखा गया है, दैट रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एंड देन टेक्सटाइल सेक्टर में भी उतना बेहतर आउटपुट हम नहीं दे पा रहे हैं जितना हमने पिछले साल दिया था। सो इट इज अबाउट कि पिछले 2 सालों में हमें अपने कोर इंडस्ट्री के आउटपुट में रिडक्शन ग्रोथ देखने को मिल रही है, दैट इज ऑफ 0.1%।
Now that will be all for today. Thank you. Thank you so much.